हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आदिकाल टॉपिक है हमारा चल रहा था और आदिकाल टॉपिक के अंदर हमने जैन साहित्य के बारे में, राजसो साहित्य के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में और बौद्ध साहित्य के बारे में अब तक हम जो है पढ़ चुके हैं। आगे हम करेंगे आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के बारे में। हाँ जी, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य क्या होता है कि जो आदिकाली काल में जो रचनाएं रची गई थी, पर उसमें क्या था कि आदि काल की जो प्रवृत्तियां थी वो है जो इसमें नहीं दिखाई गई थी। वो रचनाएं हैं जो किसको आधार मान के रची गई थी, लौकिक साहित्य को आधार मान के है जो वो रचना रची गई थी। लौकिक साहित्य अब क्या होता है कि जो साहित्य जनता के द्वारा रचा जाता है, जैसे कि हमारे आस पड़ोस में भी कई जो है गीत गाए जाते हैं, इस तरह है जो एक साहित्य बन जाता है और फिर वो क्या बन जाता है, लौकिक साहित्य बन जाता है। वो इसी रूप में है जो रचनाएं रची गई थी, इसलिए इन रचनाओं को आदिकालीन से स्वतंत्र साहित्य में रखा गया है। अब इनका नाम क्या पड़ गया है, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य या फिर आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य अथवा आदिकालीन लौकिक साहित्य में इसे है जो इन रचनाओं को शामिल कर दिया गया है। इस श्रेणी में निम्न पद की जो रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं। फर्स्ट हमारी जो है लौकिक साहित्य में जो रचना रची गई है वो है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा जो रचना है, इसमें क्या दिखाया गया है कि एक कवि है जो ढोला होता है और एक नायिका है जो उसका नाम होता है मारवणी। जो ढोला होता है वो 3 वर्ष का होता है और जो मारवणी होती है वो 1.5 वर्ष की होती है। तो इन दोनों की है जो बचपन में शादी कर दी जाती है और शादी के बाद है जो इनको अलग कर दिया जाता है। जब मारवणी जो बड़ी होती है उसे पता चलता है कि हमारी बचपन में शादी हुई थी पर हम दोनों को है जो अलग रखा गया था, उसके विरह के कारण है जो मतलब प्रेम में जो विरह पड़ गया था, इसमें है ढोला मारूरा दूहा में ये सब कुछ दिखाया गया है। इसके लेखक कौन है, कलोल कवि या कुशल लाभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचना सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कलोल कवि के द्वारा रची हुई मानी गई है और एक जैन कवि भी हुए हैं जो कि कुशल लाभ। बाद में इन्होंने क्या किया कि कुछ जो है पद इन्होंने भी रचे और ये जो पद रच के हैं इन्होंने इसमें है जो ऐड कर दिए और इस कारण है जो कुशल लाभ को भी इसका रचनाकार है जो माना जाता है। नेक्स्ट, हाँ जी, ये देखो कुशल लाभ जो कि एक जैन कवि थे, इनके द्वारा भी 1561 ईस्वी में कुछ पद है जो पद मतलब कुछ लाइन है जो रची गई थी और इन्होंने क्या है कि अपनी लाइनों को ऐड कर दिया था उस रचना में और इस कारण है जो इसे भी रचनाकार माना जाता है। और इनकी भाषा क्या रही थी, डिंगल शैली। डिंगल शैली मतलब राजस्थान मिश्रित भाषा, मतलब राजस्थान से अपभ्रंश प्लस राजस्थान से क्या कौन सी शैली बनती है, डिंगल शैली। तो इनकी शैली कौन सी थी, डिंगल शैली। इस रचना के पदों का संपादन 1934 ईस्वी में कहाँ से करवाया गया, नागरी प्रचार सभा काशी से करवाया गया था। नेक्स्ट, जब नागरी प्रचार सभा काशी से संपादन करवाया गया था तब 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, श्री राम सिंह, श्री नरोत्तम स्वामी, श्री सूर्यकरण पारिक। ढोला मारूरा दूहा जो रचना है इसमें नायक कौन सा था, जयपुर के कछवाहा वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है शॉर्ट फॉर्म में ढोला। आपको पूछा जाएगा
कि इस रचना में नायक कौन है, ढोला, और नायिका कौन है, मारवणी, और सह नायिका कौन है, मालवनी। नायिका और सह नायिका सेम नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ढोला और मारवनी की मैंने आपको कहानी है जो वो बता दी है पहले। नेक्स्ट, हाँ जी, ये ढोला मारूरा दूहा जो कथा है, ये क्या है, एक प्रेम कथात्मक काव्य है। मतलब ढोला और मारवणी का इसमें क्या दिखाया गया, विरह भी दिखाया गया और प्रेम भी दिखाया कि कैसे वो प्रेम के मारे है, जो मतलब विरह में रहती है, उसको याद करती है ढोला को। और इसका मूल रूप है जो दोहों में मिलता है। दोहों मतलब जैसे कबीर ने दोहे लिखे थे, ठीक है, 2 लाइनों के होते हैं दोहे। एक मतलब कहानी होती है, वो तो एक पूरा सारांश होता है, ठीक है, और जो दोहे होते हैं वो सिर्फ 2 लाइन के होते हैं। इसी तरह ये रचना है जो 2-2 लाइनों में करके दोहों में लिखी गई है। ये दोहे है जो श्रृंगार रस से परिपूर्ण, मतलब इन दोहों में क्या दिखाया गया है, श्रृंगार रस दिखाया गया है। श्रृंगार रस 2 तरह का होता है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन नहीं होता, वो विरह में रहते हैं। और संयोग में क्या होता है, जब उनका आपसी में मिलन होता है तो वो क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। इन दोनों में श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ हुई है वो आगे चलकर बिहारी के काव्य में भी देखी जा सकती है कि ढोला मारूरा दोहा में जो श्रृंगार रस की परंपरा है जो आरंभ हुई है वो आगे जाके हमें कहाँ देखने को मिलती है, बिहारी के काव्य में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या माना जाता है कि मारवणी जो कि ढोला की प्रेमिका थी, मारवणी के संयोग और वियोग में क्या दिखाया गया है, ज़्यादा भाव पक्ष दिखाया गया है। भाव मतलब जैसे रोना, हंसना, इस तरह के मतलब भाव दिखाए गए हैं। और जो बिहारी की नायिका थी उसमें संयोग और वियोग में क्या दिखाया गया है कि कला दिखाई गई है। जो बिहारी की प्रेमिका थी वो मतलब कलाएं ज़्यादा करती थी, बचाल थी, बोलने वाली थी। और उसमें है जो क्या थे, भाव है, सिर्फ एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं आपको। फिर आगे है कि राहुल वेला कवि जिन्होंने प्रेम का है जो वर्णन किया है, प्रेम का वर्णन किया, हिंदी में आरंभ की थी प्रेम वर्णन है जो, उसको इस रचना में विकास की एक नई दिशा, यहाँ पे नहीं आएगा, नई दिशा प्राप्त हुई है। कि सबसे पहले जो प्रेम का जो वर्णन है वो किन्होंने किया था, राहुल वेल के रोड़ा कवि ने किया था। राहुल वेल एक रचना है और कवि कौन से हैं, रोड़ा। इन्होंने जो है प्रेम का सबसे पहले वर्णन किया था और आगे चलकर जो प्रेम का विकास है एक नई दिशा में इसी है जो इसी रचना से होता है। नेक्स्ट, यह ढोला मारूरा जो रचना है राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में यह अत्यंत लोकप्रिय मानी जाती है। इस संबंध में यह कथन है जो प्रसिद्ध है, सोरठियो दूहो भलो भली मरवण री बात जीवन जोबन छाई थापा भरती तारा छाई रात। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्व प्रसाद मिश्र इत्यादि विद्वानों ने है जो इस काव्य के भाव गंभीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। मतलब भाव गंभीर्य, भावना
की गंभीरता को परिष्कृत करके लोक रुचि का एक प्रतीक माना है। आगे है नेक्स्ट कवि विद्यापति। कवि विद्यापति ने 3 रचनाएं लिखी है, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। पदावली जो रचना है 1380 में है और कीर्तिलता और कीर्ति पताका 1403 में है। यहाँ पे एक रचना कीर्ति पताका। जन्म स्थान है इनका कवि विद्यापति का ग्राम विस्पी, जिला दरभंगा, दरभंगा है जो बिहार में है। इनका रचना काल है जो 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी के लगभग माना जाता है। नेक्स्ट इनकी जो पदावली रचना है ये मैथिल भाषा में लिखी गई है और कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो रचना है ये अवहट भाषा में लिखी गई है। पदावली रचना मैथिल भाषा में लिखने के कारण इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पदावली रचना है जो जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करके, मतलब गीत गोविंद जो रचना है उसकी नकल करके पदावली रचना है जो वो लिखी गई है। इस कारण इनको क्या बोला जाता है, अभिनव जयदेव के नाम से भी बोला जाता है। नेक्स्ट कुछ इतिहासकारों ने इन्हें कौन सी उपाधि दी है, नव कवि शेखर भी इन्हें कहा जाता है। ये किसके दरबार में रहते थे, विद्यापति जो है शिव सिंह के दरबारी कवि है जो ये माने जाते हैं कि ये शिव सिंह के दरबार में पहले रहते थे और ये शैव मत के मतानुयायी माने जाते हैं, मतलब शैव मत को ये शिवजी भगवान को ये मानते थे। फिर है महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से प्राप्त है जो कीर्तिलता पुस्तक की है जो नकल इन्होंने वहां से प्राप्त की थी। नेक्स्ट कीर्तिलता जो पुस्तक है इनकी उसमें क्या दिखाया गया है, कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और गुण ग्राहकता का वर्णन किया गया है। आपसे ये पूछा जाएगा कि कीर्तिलता पुस्तक है जो उसमें क्या वर्णन दिखाया गया, किसका वर्णन दिखाया गया है, तो कीर्ति सिंह का, मतलब कीर्तिलता है जो वो रचना है और कीर्ति सिंह है जो एक राइटर नेम है, सेम है, तो इसमें कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। और कीर्तिलता रचना है जो उसमें कौन से राज्य का वर्णन किया गया है, तो जौनपुर राज्य का वर्णन किया गया है। अगर आपसे राज्य पूछे तो जौनपुर, और कीर्तिलता पुस्तक में कौन से राजा का वर्णन किया गया है, तो कीर्ति सिंह का वर्णन किया गया है, उसकी उदारता का वर्णन किया गया है। आगे है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका जो इनकी पुस्तक है उसमें किसका वर्णन किया गया है, राजा शिव सिंह का वर्णन किया गया है। शिव सिंह की वीरता, उदारता और गुण ग्राहकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट विद्यापति के द्वारा, मतलब विद्यापति है जो भगवान शिव को मानते थे और जब विद्यापति है जो भगवान शिव की प्रार्थना करते थे तो वो नाचते नाचते हैं जो कुछ गीत भी गाते थे साथ में, तो नाचते हुए जो गीत गाए जाते थे उनको क्या बोला जाता है, नचारी बोला जाता है, उनको नचारी बोला जाता है। इनके प्रशंसकों, मतलब जो इनको चाहते थे, इनकी प्रशंसा करते थे विद्यापति की, इनके प्रशंसकों द्वारा इनको कुल 16 उपाधियां प्रदान की गई है।
हिंदी में अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्ण को काव्य का विषय है जो किसने बनाया, तो विद्यापति ने सबसे पहले है जो कृष्ण के ऊपर है जो कविताएं लिखनी है जो किन्होंने शुरू की, विद्यापति ने ही शुरू की थी। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब कीर्तिलता जो रचना है उसको क्या कहकर पुकारा है? भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को। आगे थर्ड रचना है जयचंद प्रकाश, किसके द्वारा लिखी गई है? भट्ट केदार के द्वारा लिखी गई है। फिर फोर्थ है जय मेघ जस चंद्रिका, ये लिखी गई है मधुकर कवि की 1186 ईस्वी। ये जो दोनों रचनाएं हैं अभी तक इन रचनाओं का वर्तमान में है जो कोई उपलब्धता है जो वो नहीं मानी गई है कि पता ही नहीं है कि है या नहीं है। दयालदास सिंधायच द्वारा रचित राठौड़ा री ख्यात में इन दोनों रचनाओं का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट, दयालदास के द्वारा जो रची गई थी रचना राठौड़ा री ख्यात है, इन्हीं ग्रंथों के आधार पर इन्होंने क्या किया? कनौज का है जो वो वृत्तांत लिख दिया। इन दोनों रचनाओं में कनौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है कि इन दोनों जो मैंने आगे पहले रचनाएं बताई, जय मेघ जस चंद्रिका जो रचनाएं बताई थी उसमें किसका वर्णन किया गया है? जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। राठौड़ा री ख्यात जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ आपको कहाँ मिलेगा? आज भी सुरक्षित बीकानेर, राजस्थान पुस्तकालय बीकानेर में आपको सुरक्षित मिलेगा आज भी ये ग्रंथ। नेक्स्ट, फिफ्थ है वसंत विलास। वसंत विलास मतलब नाम से ही है कि इसमें क्या है? वसंत के बारे में दिखाया गया है। इसके लेखक है अज्ञात। अज्ञात का मतलब अभी तक इसका कोई नामो निशान नहीं है कि इसका लेखक है जो किसे माना जाए कि कौन है इसका लेखक। इसके लेखक का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। आगे है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह एक अत्यधिक सरस और साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में इसे क्या है? आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में इसे इतिहास में क्या समझा गया है? इस रचना को बेजोड़ समझा गया, मतलब कोई जुड़ाव नहीं है इस रचना का। नेक्स्ट, यह जो रचना है सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में है जो प्रकाशित हुई थी और सबसे पहले जो इसके संपादक है श्री केशवलाल हर्षद राय ध्रुव थे। इन्होंने है इनका सबसे पहले है जो प्रथम संपादक थे ये। इन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पे इसका है जो एक संपादन इन्होंने किया था, मतलब इन्हें एक हस्तलिखित प्रति है जो इसकी प्राप्त हुई थी और इसके आधार पर इन्होंने क्या है संपादन इसका करवाया था। नेक्स्ट है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका जो रचना काल है वो क्या माना है? 13वीं शताब्दी माना है। नेक्स्ट, वसंत विलास में कुल दोहे कितने हैं? 84 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 84। इसमें क्या दिखाया गया है वसंत विलास में कि स्त्रियों और युवकों पे कि वसंत का जो प्रभाव पड़ा था, वसंत ऋतु का जो प्रभाव पड़ा है उसमें ये दिखाया गया कि कैसे उन पर मतलब वसंत का मनोहारी है जो वो चित्रण इसमें किया गया है। वसंत विलास जो रचना है राउल वेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा
चरम सीमा क्या होता है, मतलब बिल्कुल शीर्ष पे पहुंचाने का काम किया है। कि वसंत विलास रचना ने राउल वेल की श्रृंगार भावना को, मतलब राउल वेल ने जो श्रृंगार भावना बनाई थी पहले, राउल वेल रचना ने, उसको शीर्ष पर पहुंचाने का जो काम है वो कौन सी रचना ने किया है, वसंत विलास रचना ने किया है। नेक्स्ट, इस रचना में क्या दिखाया गया है कि एक और कोकिल कुंजन, मतलब कोयल की कुंजन है, और दूसरी ओर क्या है, पतियुक्ता युवतियाँ। ठीक है, उसका क्या दिखाया गया है, विलास दिखाया गया है, मतलब उसके पति के विरह में मतलब युवतियाँ हैं जो विलास कर रही है, जिसे देखकर विदुर जन और वियोगनियाँ जो है क्या कर रही है, किशोर मदन का मदिर पूजन, किशोर मतलब श्री कृष्ण का क्या कर रही है, वो गीत का गान कर रहे हैं, और गीत का गान करते करते वो क्या है, खुद ब खुद कांपने लगती है। नेक्स्ट, ये है इनका गीत, इन्हीं परी कोयली कुंजड़ कुंजड़ पुंजई युवती मनोर, विदुर वियोगनी धूजई कुंजई मायण किशोर। ये है जो इनका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस काव्य की भाषा से ही पिंगल रस ब्रज भाषा का स्वरूप लेती हुई प्रतीत होती है। कि ये है जो सारी जो लाइनें हैं, ये रचना है जो सारी ब्रज भाषा में लिखी गई है। पिंगल क्या है, पिंगल एक शैली है, ब्रज भाषा, राजस्थान और ब्रज भाषा मिलकर एक पिंगल शैली बनती है। आगे है रनमल छंद। रनमल छंद के लेखक है श्रीधर व्यास। यहाँ पे आएगा श्रीधर व्यास। इनका रचना काल है 1454 विक्रमी। नेक्स्ट, इस रचना में क्या दिखाया गया है रनमल छंद में, कि इस रचना में ईडर के राठौर राजा रनमल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध प्राप्त की गई विजय का वर्णन किया गया है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जफर खां के विरुद्ध प्राप्त की गई विजयों का जो है इसमें रनमल छंद रचना में वर्णन किया गया है। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कितने छंद है, इसमें 70 छंद है, और ये 70 छंद जो है उपलब्ध है, ये किसने माना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा संपादित रास और रासान्वयी काव्य में संकलित है कि इसके है जो वर्तमान में कितने छंद उपलब्ध है, 70 छंद उपलब्ध है। नेक्स्ट, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमीर खुसरो। इनका जन्म काल है 1255 ईस्वी। अगर आपसे विक्रमी संवत पूछा जाए तो 1312 विक्रमी संवत। जन्म स्थान है इनका गांव पटियाली, जिला ऐंठा, और मृत्यु काल है 1324 ईस्वी। विक्रमी संवत है 1381 विक्रमी संवत। इनका मूल नाम क्या है, अबुल हसन या अब्दुल हसन या अबुल हसन, और इनके पिता का नाम है सैजुद्दीन महमूद जो कि तुर्किस्तान के थे। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने तबला और सितार का भी आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि तबला और आविष्कार जो इंस्ट्रूमेंट है उसका आविष्कार है जो किसने किया, वो अमीर खुसरो ने ही किया था। नेक्स्ट है उपाधि। उपाधि इन्हें मिली थी खुसरो सुकून की। यह जो उपाधि है इन्हें 12 वर्ष की आयु में दी गई थी। ये एक बुजुर्ग विद्वान इज़्ज़ुद्दीन ने इन्हें दी थी। इनका एक उपनाम भी है तुर्क अल्लाह, तोताए हिंद। इनको हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है, और हिंदुस्तान की तूती है जो इनको नाम दिया है अलाउद्दीन ने दिया है।
तोता ए हिंद या हिंदुस्तान की तूती जो इन्हें नाम दिया गया है वो किसने दिया है? इन्हें अलाउद्दीन ने दिया है। इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। जब इनके गुरु की मौत हो जाती है तो अमीर खुसरो है जो वो क्या, एक विराग्य धारण कर लेते हैं, मतलब विराग में ही रहते हैं। नेक्स्ट, अमीर खुसरो जो है अपनी मुकरियों और पहेलियों के कारण इनको है जो ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, और इनकी कुछ है जो प्रमुख रचनाएं हैं। फर्स्ट है खालिक बारी, सेकंड है पहेलियाँ, थर्ड है मुकरियाँ, फोर्थ है गज़ल, फिफ्थ है दोस्त कूने, और सिक्स्थ है नहू सिपहर, सेवन्थ है नजरान ए हिंद, और एट्थ है हलात ए कन्हैया। इनकी जो खालिक बारी रचना है वो एक क्या है? शब्दकोश है। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी है एक तरह की। उसमें कौन कौन से शब्द है? तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को इसमें है जो शामिल किया गया है। ये क्या है? एक शब्दकोश है, और उसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषा के कुछ पर्यायवाची शब्दों को है जो इसमें शामिल किया गया है। और ये जो शब्दकोश जो खालिक बारी जो रचना है ये किस लिए रची गई थी? ये गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र को ज्ञान देने के लिए, भाषा का ज्ञान देने के लिए ये है जो रचना रची गई थी। नेक्स्ट, और इनकी जो नुहू सिपर जो रचना है इसमें क्या दिखाया गया है? भारत की जितनी भी बोलियां हैं उसके संबंध में, मतलब उनका विस्तार दिखाया गया है। भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से इसमें है जो वो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, इनको हिंदू इस्लामी समन्वित, मतलब दोनों का संस्कृति का है जो प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ठीक है, हिंदू और इस्लामिक समन्वित, मतलब दोनों ही इन्होंने हिंदू का भी पक्ष दिखाया और इस्लामियों का भी पक्ष दिखाया है। इस तरह के जो पहले कवि माने जाते हैं वो है अमीर खुसरो है। इनको खड़ी बोली हिंदी का भी प्रथम कवि माना जाता है, कि खड़ी बोली में जो साहित्य लिखना आरंभ हुआ था वो अमीर खुसरो ने ही शुरू किया था। इनको इसलिए ही है जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि है जो माना जाता है। आगे है, ब्रज और अवधी को मिलाकर जो काव्य रचना की गई थी इन्होंने ही है जो सबसे पहले आरंभ की थी। नेक्स्ट, खुसरो ने जो हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन है जो जवारे खुसरवी नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से है जो प्रकाशित करवाया था। अब आपको ये पूछा जाएगा कि हिंदी नाम से जो प्रथम संकलन है जो वो करवाया गया था, किस नाम से करवाया गया था? जवारे खुसरवी नाम से है इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट है, इसका जो द्वितीय संकलन है 1922 ईस्वी में ब्रजरतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता के नाम से करवाया गया। अब आपको ये याद रखना है कि द्वितीय जो संकलन है जो कहाँ से प्रकाशित करवाया गया? नागरी प्रचारणी सभा काशी से करवाया गया, और किस नाम से करवाया गया? खुसरो की हिंदी कविता नाम से है जो इसे प्रकाशित करवाया गया। नेक्स्ट, अवधी का प्रथम कवि है जो किन्होंने माना है इसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें क्या माना है? अवधी का प्रथम कवि माना है। ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक है जो प्रसिद्ध हुए थे, कि इन्होंने है जो सबसे ज़्यादा पहेलियाँ, मुकरियाँ ये है जो रचनाएं लिखी है, इस कारण है जो इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। आगे है, इनका निम्न कथन है
कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। कि अमीर खुसरो को क्या कहना है कि अगर मुझे वास्तव में हिंदुस्तान के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। इन्होंने ये कोटेशन है जो अपने ऊपर बोली थी। अगर आपको इस तरह की कोई कोटेशन पूछी जाए तो वो पूछेंगे ये कि ये जो कोटेशन है ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपको 2-3 राइटर के हैं जो नेम दिए जाएंगे। अमीर खुसरो की है, चंद्र बरदाई की है, पृथ्वीराज रासो की है। तो आपको अमीर खुसरो की ये जो है कोटेशन लगानी है। नेक्स्ट, अब देखो अमीर खुसरो जो है किन किन के टाइम पीरियड में ये रहे होंगे कि इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक के कई पठान बादशाहों का जो है इन्होंने जमाना देखा था। खुसरो के गीतों और दोहों में प्रयुक्त भाषा को देखकर प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली है जो निकलकर सामने आई है। कि ब्रज भाषा से इनको यहाँ लगा कि प्रोफेसर आज़ाद को कि ब्रज भाषा से जो है खड़ी बोली का जो है विकास हुआ है। इसी से यह जो ब्रज भाषा से है जो खड़ी बोली निकली है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो जो है आदिकाल में मनोरंजक पूर्वक साहित्य लिखने वाले हैं जो प्रमुख कवि माने जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।